अगर आप इसे सुनेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में युद्ध की भी बात की, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने उनसे सवाल किए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त रमजान चल रहा था हमने बाकायदा शांति दूत भेजा कि उस दौरान युद्ध रोका जाए, हमने इजरायल शांति दूत भेजा था। अब ये उन लोगों के लिए है जो एक छवि मुस्लिम विरोधी मानते हैं प्रधानमंत्री की, या फिर उस तरह से दर्शाते हैं। मैं सीधे उसी पर बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इस सब चीजों का ढिंडोरा नहीं पीटते, लेकिन हमने ये किया। जी सुचेता जी, देखिए जब हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो क्योंकि एक्टिविस्ट के नाते हम लोग गांव-गांव कूचों-कूचों में जाके काम करते हैं। आज मुझे बताइए कि चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो किसी के घर में नल से पानी आ रहा हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो महिला जो इतने सालों से अपने घर में चूल्हे पे रोटी बना रही थी, आज उसको अगर गैस कनेक्शन मिला है, चाहे उसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उसके घर के बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे उसके गांव की रोड सड़क बिजली पानी सब चीज़ें उसको मुहैया हुई हो, चाहे उसको राशन मिल रहा हो, क्या इसमें भेदभाव किया जाता है? क्या ऐसा हुआ है कि कहीं राशन की लाइन लगी हो तो आपको वहाँ पे सिर्फ हिंदू महिलाएं दिख रही हो, या क्रिश्चियन या सिख महिलाएं दिख रहे हैं, या पुरुष दिख रहे हैं? ये जो बेतुकी बात लोग करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो लोग करते हैं जिनकी पार्टी एक स्पेशल समुदाय पे ही काम करती है। आप अगर भारत में जितनी स्कीम्स इस समय चल रही हैं, चाहे वो कोई गांव उठा लीजिए, कोई कस्बा उठा लीजिए, कोई राज्य उठा लीजिए, क्या उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को हो रहा है, मुसलमानों को नहीं हो रहा है? अरे भाई ट्रिपल तलाक हलाला जैसे चीजें उसको तो किनारे रख दीजिए, जो संसद में कानून है उस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ भारत सरकार द्वारा आज जो स्कीम्स चल रही हैं, क्या उसमें किसी तरह का भेदभाव होता है? और क्यों हम इस बात से हम इस पे झूठ कैसे बोल सकते हैं कि चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे आज विश्व में कहीं भारत का तिरंगा हो, क्या 2014 के बाद भारत की जो भूमिका रही है इंटरनेशनल लेवल पे भी, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे भी, क्या उसमें चेंजेस नहीं दिखाई दिए जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि जिसको नहीं दिखाई दे रहे हैं उसको अपने आंख का ऑपरेशन कराने की जरूरत है। और एक चीज और, क्योंकि इलेक्शन पास में है, देखिए मैं बनारस से ही आती हूँ, 1 जून को हमारी वोटिंग है। जिन लोगों को पूरे देश में कहीं काम नहीं दिखता है, और इसके बाद तीसरी बार भी जनता अगर प्रधानमंत्री को जिता के लेके आए तो आप क्या कहेंगे कि सारी जनता जो पूरे देश की है वो बीजेपी द्वारा खरीदी हुई है? जनता का जो मैंडेट है आप उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप सुबह से शाम तक मोदी खराब, मोदी खराब, मोदी ये मोदी वो, आप बुराई। दूसरी बात, अब मैं ओवैसी साहब की पार्टी के एक बार जरा एक इंटरव्यू का एक और हिस्सा प्रीति जी सुनवाना चाहती हूँ, और वो सबके लिए है जो विपक्ष की पार्टियां सवाल नहीं पूछे। आप भी इसको सुनिए, मैं चाहूंगी नवल जी भी सुने, दुष्यंत जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ माफी के साथ कि थोड़ी देर में आ रही हूँ। लेकिन आलोक जी, अगर अजय जी अगर आप इसे सुनेंगे, आप इस बात को सुनिए कि किस तरह से जो संविधान वाला हमला बार बार प्रधानमंत्री पर होता है उसको लेकर, और एक तरह से एक डिक्टेटर वाला हमला भी होता है, उस पर भी अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया और कैसे उन्होंने जवाब दिया है। जरा ये सुनिए कि किसने 100 से ज्यादा बार सरकारें डिसमिस की हैं। जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री की बात, उसके बाद वापस आ रही है। आज कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी से डरिए, अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ये 400 पार क्यों चाहते हैं? कही जा रही है कि अगर इस बार प्रधानमंत्री बने और भी ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री बने तो इस संविधान को बदल दें। कांग्रेस वगैरह ने क्या किया है, 100 से ज्यादा बार 356 का उपयोग करके बिना कारण सरकारें तोड़ दी गई। उस संविधान की भावना पर कुठाराघात था, फिर इमरजेंसी लाए, यानी सामान्य मानवी के लिए अब ये फिर से संविधान समाप्त करने का खेल खेल रहे हैं। अजय जी, जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, क्योंकि ये बार बार एक सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन की तरह चलता है कि ये डिक्टेटर दिखाने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने कहा किसने 100 से ज्यादा बार सरकारें डिसमिस की हैं, किसने देश में इमरजेंसी लगाई है। अब शायद लोग जब इस पूरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि 100 से ज्यादा बार सरकारें डिसमिस की गई, तो शायद वो जवाब अपने आप में माकूल है और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अजय जी देखिए, सुचरिता जी देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे तो नवल जी भी बैठे हुए हैं। अब डिक्टेटरशिप का सबसे ज्यादा नमूना तो लालू जी ने ही झेला था, इमरजेंसी में जेल गए थे। अरे और तो और अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और आज ये उसी कांग्रेस के साथ गोद में बैठ के हम पे संविधान बदलने का आरोप लगा रहे हैं। 1975 में 42nd अमेंडमेंट लाके संविधान की आत्मा बदल दी, प्रियम्बल में संशोधन कर दिया, सेकुलर सोशलिस्ट कर दिया तुष्टीकरण की राजनीति के लिए।
संविधान को तो जितना छेड़ा कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने नहीं छेड़ा। अरे और तो और छोड़िए, शहबानों का फैसला पलट दिया, शहबानों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में का फैसला पलट दिया, बिल्कुल लोकसभा की ताकत और राज्यसभा की ताकत पे। तो लगातार संविधान बदलना, छेड़ना, छेड़छाड़ करना कांग्रेस ने ही किया है अपने विम्स एंड फैंसीज पे। आप बताइए, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार गिराई कि ठीक है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। राजस्थान में क्या दिक्कत था, गुजरात में क्या दिक्कत था, मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत था, सब जगह की सरकारें गिरा दी। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं जो तथ्यों पर आधारित बात है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ने ऐसा किया है और लगातार करते आई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड कर देना, जज को राज्यसभा भेज देना, फिर राज्यसभा से लाकर फिर उसको जज बना देना, एक से एक अद्भुत काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे? इनके लिए संविधान इनके हिसाब से चलने वाली वस्तु है, इनके हिसाब से चले तो संविधान, और नहीं तो फिर बदल दो। जिसको कमिटेड जुडिशरी चाहिए, जिसको कमिटेड संविधान चाहिए, उसको संविधान से क्या मतलब है? इसलिए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक एक चीज पे जोर देके और याद दिला के तथ्यों के साथ इनको समझाया है। लेकिन ये लोग इतने थेथर हैं, ये फिर भी बकवास करते रहेंगे। लेकिन जनता देश की अब बहुत अवेयर हो चुकी है। आज का तारीख वो नहीं रहा है कि लोगों को बहुत चीज नहीं पता है। कोई हरकत अगर तेलंगाना में होती है तो बिहार के सुदूर गांव में पहुंचने में उस हरकत को मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगते। और उसी का इस इंफॉर्मेशन क्रांति का ये जोर है कि आज मोदी की बात गांव-गांव में, घर-घर में 1 घंटे के अंदर पहुंच जाती है। मैं बोलूं, और ये लोग चाह के भी नैरेटिव बना नहीं पाते। मैं आपकी बात, मैं एक बार वारिस जी आपके पास भी आ रही हूँ। नवल जी भी बोलना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने मीसा भारती का नाम लिया, मुझे लगता है नवल जी भी बोलेंगे। लेकिन एक बार पहले दुष्यंत जी, जो इमरजेंसी जिन्होंने लगाई, सुचेरिता जी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो बोलेंगे। देखिए, वो ये सीधे सीधे कह रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो डिक्टेटर की बात करते हैं। उसी पे बोल रहा हूँ। अगर कोई भी राज्य की सरकार संविधान का पालन नहीं करेगी वो बर्खास्त भविष्य में भी होगी। लेकिन खरीद फरोख्त की शुरुआत किसने की? 1967 में पहली बार मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की सरकार को खरीद फरोख्त के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर गिराया था। तब की केंद्र में कांग्रेस। 67 में तो कम्युनिस्टों की सरकार, 57 में आपने बर्खास्त की थी। श्रीमान जी आगे भी बर्खास्त होगी। आप 4 तारीख का परिणाम तो आने दीजिए। कई सरकारें बर्खास्त होंगी जो खरीद फरोख्त करके आपने बनाई है। जैसे सैम पित्रोदा कहते थे ना, आप चिंता मत 1984 के दंगों के बारे में हुआ तो हुआ, सुनिए, कह रहे हैं कि आगे भी सरकार बर्खास्त करेंगे। सुनने का ये मादा देखिए इनकी रखिए। सेंस ऑफ प्रोप्राइटी कितनी अपनी मजबूत है। सुनाने के लिए नहीं आए हैं, आगे भी हम सरकार के बर्खास्त लोगों की भी सुननी अरे आगे आप होगी। इस लायक ही नहीं रहेंगे। और जो ज्ञान आप और प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं ना कि हम लोगों को वापस जमीन दे देंगे, 2014 में भी ऐसा ही ज्ञान प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि विदेशों में काला धन है उसको वापस लाएंगे और जो करदाता है उनके खाते में वापस डालेंगे। जानकारी है कुछ, विदेश में काला धन दुगना हो गया है। और जो बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे थे ना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, यूपीए 2 की स्कीम है ये। आपको खुद ही कैसे पता कि प्रधानमंत्री जी विदेशों बैठ में जो धन है के वो खुद ही काला धन क्रेडिट है? ले लेते हैं